हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस का कंसेप्ट। इससे पहले के लेक्चर में हमने ये कंसेप्ट स्टार्ट कर लिया है और वहां पर मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है और साथ ही साथ मैंने आपको वहां पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में भी बताया हुआ है। पूरा फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करके दिखाया है। आज के लेक्चर में अब हम कोएक्सियल कैपेसिटर के बारे में स्टडी करेंगे और साथ ही साथ स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में स्टडी करेंगे और साथ ही साथ हम यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। यहां पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा स्टार्ट करने से पहले कि एक बार आप प्रीवियस लेक्चर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के कंसेप्ट इस लेक्चर में भी यूज होने वाले हैं। तो हम यहां पर स्टार्ट लेंगे कोएक्सियल कैपेसिटर से। तो बेसिकली कोएक्सियल कैपेसिटर होता क्या है, क्या कंसेप्ट है, ये सारी चीजें हम यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे और साथ ही साथ फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। तो यहां पर देखिए, कोएक्सियल कैपेसिटर मींस आप बोल सकते हो कोएक्सियल सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंडर वर्ड यहां पर इंपॉर्टेंट है, तभी आप थ्योरी को अच्छे से समझ पाओगे, या आप बोल सकते हो कोएक्सियल केबल। तो हम क्या करेंगे, यहां पर दो कोएक्सियल कंडक्टर लेंगे, ठीक है, और जहां पर रेडियस आपकी एक की ए होगी और एक की बी होगी। और साथ ही साथ होगा क्या कि एक कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और एक में आपके नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फिगर शो कर देता हूं। आपको ध्यान क्या रखना है यहां पर कि आपकी जो ज्योमेट्री होगी वो सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री ही होगी। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आप बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ चुके हो, सारी की सारी सिचुएशन आपको अच्छे से क्लियर है यहां पर। तो आप बस उसी कंसेप्ट को ध्यान में लेकर चलो जो आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टडी किया है। और यहां पर आप देखो, ये जो हमने दो कोएक्सियल कंडक्टर ड्रॉ किए हैं, एक की रेडियस है आपकी ए और एक की रेडियस है बी। आपको क्लियरली यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि जो रेडियस बी है वो ग्रेटर है रेडियस ए के कंपैरिजन में। तो यहां पर अब मैं इस कंडक्टर को नाम दे देता हूं 1 और जिसकी रेडियस बड़ी है उसको मैं नाम दे देता हूं 2। आपको यहां पर मैं ये शो कर देता हूं कि जो कंडक्टर 1 है ना, उसमें आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंडक्टर 2 में नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब अगर आप याद करो तो जब हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ स्टडी किया था तो हमने जो सेकंड एप्लीकेशन पढ़ा था ड्यू टू लाइन चार्ज के कारण, जहां हमने सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री ही कंसीडर की थी, आपको याद आ रहा होगा, वहां पर आपका जो फॉर्मूला निकल कर आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो फॉर्मूला आपका आया था, मैं आपको बता देता हूं, याद दिला देता हूं, अपने नोट्स पे भी जाकर चेक कर सकते हो, रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन रो, ठीक है। यहां पर मैं काम करता हूं, जो इसकी लेंथ है वो ले लेता हूं एल, कैपिटल एल, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला आया था रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन रो आया था, जहां रो क्या था आपका, ये रेडियस थी, ठीक है। तो यहां पर आप जानते हो आपका फाइनल टारगेट क्या निकालने का है, सी। तो आपको क्यू बाई वी करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के आंसर को रो एल के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, क्यू के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करूंगा। तो मैं आंसर फिर से रिपीट कर रहा हूं, या मैं साइड में मेंशन कर देता हूं आपके लिए। आपका जो आंसर आया था वो आया था E इज इक्वल टू रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन रो ए रो। आप जाकर देख सकते हो सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, वहां भी हमने सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री ही कंसीडर की थी। तो यहां पर मैं ना रो एल के फॉर्म में आंसर नहीं लिखूंगा, क्यू के फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि लास्ट में कैपेसिटेंस निकालने में आसानी होगी हमें। तो देखो, रो एल की यूनिट क्या होती है, कूलाम पर मीटर होता था ना, आपको याद होगा। तो यहां पर देखो लेंथ L है, आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं Q लिखना चाहता हूं, Q के फॉर्म में आंसर को शो करना चाहता हूं, तो रो एल क्या होता है आपका, कूलाम पर मीटर होता है। तो अगर मैं Q के फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, Q अपॉन L, कूलाम पर मीटर। L क्या है, आपकी लेंथ है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहां पर आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन रो एल ए रो। ए रो डायरेक्शन कैसे आया था, एवरीथिंग मैंने आपको समझाया हुआ है, आप सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में जाकर देख सकते हो। तो ये आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है, उसी का यूज करके अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वी क्या होता है आपका, इंटीग्रेशन माइनस ई डॉट डी एल। ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में भी यूज किया, आपको याद होगा। तो यहां से जब आप ई निकालोगे, आप याद करो प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया था, वहां भी मैंने आपको लिमिट सिखाई थी कि कहां से कहां जाना है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो नेगेटिव चार्ज वाला होगा वो आपका लोअर लिमिट होगा,
जो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा वो क्या बनेगा, अपर लिमिट बनेगा। तो नेगेटिव चार्ज वाला कौन सा है आपका, सेकंड कंडक्टर है। तो यहां पे लोअर लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, फिर सेकंड कंडक्टर की देख लो, क्या है रेडियस आपकी बी, तो यहां से लिमिट हो जाएगी बी। और पॉजिटिव चार्ज वाला कौन सा कंडक्टर है, फर्स्ट वाला, उसकी रेडियस कितनी है आपकी, ए है। तो ये आपकी ऑलवेज आपकी क्या बनेगी यहां पर, लिमिट। ध्यान आप देना, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैंने ए और बी ही क्यों लिमिट ली है, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं डीएल। डीएल की वैल्यू क्या होगी, डीएल मतलब जिस लेंथ में चेंज हो रहा होता है। तो यहां पर डीएल यहां पर क्या होगा आपका, आप देख सकते हो, आपका डायरेक्शन क्या लेते हो आप, ए रो लेते हो ना। तो डीएल की वैल्यू एक्चुअल में आपको क्या लेना था, डी रो ए रो। हम जानते हैं ना डिफरेंशियल लेंथ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ए रो है, तो ई डॉट डीएल, तो ए रो डॉट ए रो 1 हो जाएगा और डी रो आपका यहां पर आ जाएगा। तो जब आप डी रो लिखोगे तो मैंने आपको क्या बताया, जो रो आप उस फॉर्मूले में लिखते हो वो रो क्या है, बेसिकली रेडियस ही है, ए और बी। तो बस आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि रो एक्चुअल में है क्या, रेडियस है ए और बी। और दूसरा जो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि जो लिमिट होगी वो कैसी होगी, जो नेगेटिव चार्ज वाला कंडक्टर होगा से पॉजिटिव चार्ज वाले कंडक्टर, वो आपका पैरामीटर डिसाइड करेगा यहां पर। तो यहां पर आप इस तरीके से मेंशन करोगे। पॉइंट समझ में आया। और जहां तक डीएल के फॉर्मूले की सवाल है, देखो डीएल क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं बहुत बार बता चुका हूं वैसे भी आपको। डीएल मतलब क्या होता है, एक वेरिएबल में चेंज होता है और जिसमें चेंज होता है वही डायरेक्शन होता है। तो यहां पर देखो ए रो देख के आपको क्लियर था डायरेक्शन भी ए रो ही आएगा, तभी तो ए रो डॉट ए रो 1 होगा ना, अदरवाइज तो आंसर 0 आ जाएगा अगर डायरेक्शन कुछ और लिए तो। फिर अगर ए रो है तो ए रो के सामने क्या होता है, डी रो, ये आप डिफरेंशियल लेंथ के फॉर्मूले से जानते ही हो। तो यहां पर अब अगर आप शो करोगे v की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन रो एल डी एल, क्योंकि dl की जगह बेसिकली क्या पुट करोगे आप, dl की जगह आप पुट करोगे डी रो। बेसिकली आपने क्या किया, dl की जगह रखा डी रो ए रो, तो ए रो डॉट ए रो 1 हो गया और डी रो आपको मिल गया। पॉइंट समझ में आया। और लिमिट क्या थी, बी से ए। उसके बाद अब आप समझो यहां पर आपको रो के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो माइनस क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन एल, ये सारी चीजें आउटसाइड हो जाएंगी। और उसके बाद 1 बाई रो का इंटीग्रेशन, रो के रेस्पेक्ट में क्या होता है, एलन, 1 बाई एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में एलन एक्स होता है ना। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, एलन रो। तो यहां से अब अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, माइनस साइन को यहां लेके चले जाओ, तो ln 1 बाई एक्स क्या होता है, माइनस ln x। तो यहां से अगर आप माइनस साइन को यहां ले जाओ तो आप क्या लिख सकते हो, ln 1 बाई रो, ln 1 बाई रो वापस से हो जाएगा माइनस ln रो। तो यहां से जो v का फाइनल आंसर आपका आएगा वो आपका आ जाएगा ln 1 बाई रो। लेकिन ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि लिमिट अभी भी बची हुई है b से a, ठीक है, लिमिट अभी भी आपको पुट करनी है ना। देखो लिमिट क्या है आपकी, b से a है ना। तो यहां से अब आप लिमिट पुट कर दो, q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन l, और उसके बाद आपका आंसर क्या होगा, जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो आंसर क्या होगा, ln 1 बाई a माइनस ln 1 बाई b, लोअर लिमिट पे आंसर आएगा। और उसके बाद ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a अपॉन b, ठीक है, मतलब ln x माइनस ln y, ln x अपॉन y, मतलब दिस डिवाइड बाय दिस करोगे तो आंसर फुल एंड फाइनल कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन l। बेसिकली l जो है वो आपका कैपिटल L है, आप यहां पर शो कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पर आप क्या मेंशन करोगे, ln, आपको क्या करना है, दिस डिवाइड बाय दिस, तो 1 बाई a डिवाइड बाय 1 बाई b, तो क्या बचेगा, b बाई a। तो यहां से आप मेंशन कर दो। तो आप देखो c का आंसर क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू q अपॉन v। तो यहां से जो आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा c का, मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूं। आप देखो q अपॉन v करोगे ना, तो q अपॉन v करने से q और q कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन l ये आपका ऊपर चला जाएगा, और आपने इसको डिवाइड में किया था तो ln b बाय a आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होता है। इसे भी जनरली होता है कि हम डायरेक्ट प्लस रट लेते हैं, डायरेक्ट याद कर लेते हैं, हमें अब क्लियर होना चाहिए कि आया कैसे, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला था कोएक्सियल कैपेसिटर के लिए। इसके बाद मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में R और C के बीच में रिलेशनशिप सिखाया था।
तो रिलेशनशिप क्या था आपका, आर सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा। आपको याद होगा रिलैक्सेशन टाइम वाला रिलेशनशिप था ये आपका, ठीक है। ये हमने लर्न किया था प्रीवियस क्लास में, हमने डेरिवेशन देखा था इसका। तो बस अगर आपको सी की वैल्यू पता चल गई है तो आप इसी केस के लिए आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, आर की। आप सी की वैल्यू यहां पुट कर दो तो आर का आंसर आपका आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये था आपका कोएक्सियल कैपेसिटर का कंसेप्ट। अब लास्ट कंसेप्ट हमें इस टॉपिक में स्टडी करना है, स्फेरिकल कैपेसिटर का कंसेप्ट। अब यहां पर अगर हम नेक्स्ट बात करें स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में, तो स्फेरिकल कैपेसिटर की कंसेप्ट को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है ना, तो आपको अगर प्रीवियस कंसेप्ट क्लियर हो गया है कोएक्सियल कैपेसिटर वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल सिमिलर ही है, बहुत इजी है। आप ध्यान से देखो, यहां पर आप क्या करोगे, दो कोसेंट्रिक यहां पर आप स्फेरिकल कंडक्टर कंसीडर करोगे, जिसमें से एक की रेडियस ए होगी, इसको मैं फर्स्ट कंडक्टर नाम दे रहा हूं, और एक की रेडियस बी होगी, इसको मैं सेकंड कंडक्टर नाम दे रहा हूं। फर्स्ट कंडक्टर कैरीज पॉजिटिव चार्ज और सेकंड कंडक्टर कैरीज नेगेटिव चार्जेस। तो ये यहां पर मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूं, ठीक है। और यहां पर अब आपको क्लियर क्या रखना है, आप समझो। यहां पर आपको अब ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि आर में चेंज हो रहा है, आपका रेडियस में चेंज हो रहा है। आप देखो रेडियस ए है और रेडियस बी है। जो फर्स्ट वाला है वो पॉजिटिव चार्ज, सेकंड वाला नेगेटिव चार्ज है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अगर आपको याद हो ना, तो मैंने जब आपको फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ाया था, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने वहां पर स्फेरिकल सिमेट्री ही ली थी, आप याद करो। तो वही है, बस वही फॉर्मूला यूज होगा। तो फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर ए आर, जहां पर आर क्या थी, रेडियस थी, आपको याद होगा, और ए आर आपका डायरेक्शन था, ठीक है। आप जाकर देख सकते हो अपने नोट्स में। तो यहां से हमें E चूंकि डायरेक्टली यहां पर पता है, तो V क्या होगा, माइनस ई डॉट dl, ये फॉर्मूला भी पता है। लिमिट क्या होगी इसकी, मैंने अभी अभी आपको सिखाया था। लोअर लिमिट क्या होगी, नेगेटिव चार्ज वाले कंडक्टर के रेस्पेक्ट में लेनी है, अपर लिमिट पॉजिटिव चार्ज वाले कंडक्टर के रेस्पेक्ट में। चेंज किस पे हो रहा है, आर में ही तो हो रहा है ना। तो आप क्या लोगे, लोअर लिमिट नेगेटिव चार्ज वाला कंडक्टर मतलब बी होगी, और अपर लिमिट ए होगी, ठीक है, आप देख सकते हो। तो यहां से लोअर लिमिट और अपर लिमिट को शो कर लेने के बाद अब आप देखो डीएल क्या होना चाहिए। तो बेसिकली डीएल की अगर हम बात करें, तो जैसा आप जानते हो आर में चेंज हो रहा है, और ए आर है डायरेक्शन, तो डीएल क्या होता है, डी आर ए आर। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल लेंथ हमने पढ़ रखी है बहुत डिटेल में। तो डीएल आप यहां पर शो कर दोगे, बस ई डॉट डीएल करना है, तो ए आर डॉट ए आर 1 हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, डी आर। तो देखो यहां से माइनस, और समझो यहां पर जब आप E डॉट डीएल करोगे तो आपको डी आर मतलब आर के रेस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन। तो क्या क्या बाहर हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये बाहर हो जाएगा। लिमिट क्या होगी, बी से ए 1 अपॉन आर स्क्वायर और डी आर, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। फिर आप देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, आर की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, ठीक है। मतलब r की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, दैट मींस -1/r। ये आपको आना चाहिए ना, बेसिक इंटीग्रेशन है। तो -1/r आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और लिमिट क्या होगी, b से a। ये आपको क्लियर हो गया। r की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/r। अब लिमिट पुट कर दो सिंपली, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b, ये आपका आ गया है v। अब काफी इजी होता है, v आने के बाद c कितना होता है, q बाई v। तो जब आप q अपॉन v करोगे तो q q कैंसल, और क्या बचेगा, 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। कितना इजी था, आप देख लो। अब क्लियर हो रहा है, अच्छे से समझ में आ गया। अब यहां पर मैं आपको एक स्पेशल केस बता देता हूं। देखो यहां पर अगर मान लो b टेंड्स टू इंफिनिटी होता, b टेंड्स टू इंफिनिटी का क्या मतलब है कि ये जो आपका आउटर कंडक्टिंग प्लेट है ना, वो बहुत बड़ी होती है, उसकी रेडियस जो है ना, उसकी रेडियस बेसिकली बहुत 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 बड़ी होती, बहुत ही बड़ी, जो आपका आउटर स्फेरिकल कंडक्टर है। तो इस केस में जो आपका आंसर आता वो कितना आता, c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन। अगर b इंफिनिटी है तो 1/∞ कितना हो जाता, 0।
तो आंसर आता 4 पाई एप्सिलॉन ए। ठीक है, तो ये केस आप माइंड में रखना, जब आपका जो आउटर प्लेट है रेडियस काफी ज्यादा बड़ी हो तो एक तरह से आइसोलेटेड वाली सिचुएशन क्रिएट होती है आपकी। ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। ये प्लेट बेसिकली आपकी फिर है ही नहीं, एक तरह से ये ऐसी सिचुएशन आपकी क्रिएट होगी। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो यहां पर जो आपने अब पूरी की पूरी सिचुएशन समझी है, इसके बाद अब अगर हम बात करते हैं आर की, तो अगेन आर सी का फॉर्मूला क्या होता है हमें अच्छे से पता है। आर सी होता है एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा। तो अगर आपको सी पता है किसी भी सिचुएशन के लिए तो आप आर बड़े आराम से अचीव कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। आप देख सकते हो, देखो आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ माइंड में रखना है जो आज हमने स्टडी किया, उसके लिए उसका बस बेसिक फॉर्मूला माइंड में रखना है। इसके अलावा सिंपल इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, और कुछ भी नहीं था आज के लेक्चर में। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।